फैंग सिनान के बारे में पूछता है वो कहाँ कहाँ पे था। आन कहता है वो हमेशा बच्चों के साथ रहा करता था। लास्ट नाइट उन लोगों ने साथ में न्यूज़ देखा था। इसके बाद वो लोग सोने के लिए चले गए थे। आज सुबह उन लोगों ने एग्जाम दिया था। इसके बाद आफ्टरनून को वो लोग बेस में थे। देन फैंग उसे लाइव टीचर को कांटेक्ट करने के लिए कहता है। आन कहता है कॉल में बातचीत करने के बाद मैं पहले सिनान से पूछना चाहता हूँ, वो बहुत स्मार्ट है। फैंग इसके लिए ओके कहता है। देन फैंग डॉक्टर से कहता है तुम यहीं पे रुको जब तक कि उसका टीचर कॉल नहीं करता। अभी मैं फोन का आंसर देने के लिए बाहर जा रहा हूँ। डॉक्टर कहता है ठीक है। इधर आन सिनान के पास जाने लगता है। अभी सिनान चुपचाप बैठा हुआ था। आन उसे पूछता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है। सिनान सर हिला के हाँ करती है। आन कहता है तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या हुआ है? क्या गार्डन ऑफ ईडेन पे तुम्हारे सामना किसी स्ट्रेंज चीज से हुआ था? ये सुन के सिनान उसे घूरने लगता है। कुछ सेकंड के बाद वो कहता है नहीं। आन उसे कहता है इसके बारे में दोबारा सोचो। तुम सोचो कि कल तुमने क्या क्या किया था। क्या तुम हमेशा अपने क्लासमेट के साथ ही थे? तभी डॉक्टर का फोन रिंग होने लगता है। अभी साइंस टीचर लिन ने कॉल किया था। लिन कहता है हमने पिछले 3 दिनों के सारे फुटेज चेक किए। वो हमेशा लोगों के साथ ही रहा करता था, पर हम बच्चों को तब मॉनिटर नहीं कर पाते हैं जब वो लोग टॉयलेट या फिर फ्री टाइम में कहीं घूमने के लिए जाते हैं। देखा जाए तो 3 मिनट के लिए हम उसे मॉनिटर नहीं कर पाए थे। तब वो सिर्फ कॉरिडोर के फ्लोर में इधर उधर घूम रहा था। ईडन गार्डन में कुछ भी अनयूजुअल नहीं है। शायद ऐसा हो सकता है कि ट्रेनिंग बेस जाने के दौरान ये सब कुछ उसके साथ हुआ था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो ट्रेनिंग बेस पे ही इन्फेक्टेड हो गया। मैंने सुना है कि एडल्ट्स के मुकाबले इन्फेक्शन बच्चों में बहुत तेजी से फैलती है। ये सुन के डॉक्टर कहता है मिस्टर लिन मैं माफी चाहता हूँ। हालांकि बच्चों में इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलती है, पर हम लोगों ने उसके टिश्यू सेल को चेक किया था। उसे ये इन्फेक्शन 15 से 20 घंटे पहले हुआ था। ये सुन के टीचर लिन कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर वो गार्डन ऑफ ईडन में ही इन्फेक्टेड हुआ था, पर हमारे बच्चे और बाकी के टीचर्स ईडन गार्डन में पूरी तरह से नॉर्मल है। हमें उनके अंदर कोई भी इन्फेक्शन का साइन नजर नहीं आ रहा है। डॉक्टर कहता है आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम अपने सुपीरियर का ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। 3 बजे के अंदर जल्द ही लाइट हाउस बच्चों के ऊपर स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगी, स्पेशली उन बच्चों के ऊपर जो लोग 6th फ्लोर में रहते हैं। प्लीज आप हमारे साथ कोऑपरेट करिएगा। टीचर लिन कहता है ठीक है। डॉक्टर पूछता है क्या आपके पास कोई दूसरा क्लू है? टीचर लिन कहता है मेरे पास कोई क्लू नहीं है, पर मुझे लगता है इससे आपकी मदद जरूर हो सकती है। सिनान हमेशा से एक स्ट्रेंज बच्चा रहता आ रहा है और उसका IQ बहुत ही हाई है, पर उसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। मैंने उसे अपने आंखों के सामने बढ़ते हुए देखा है और मैंने सेंस किया है कि उसकी सेंस बाकी बच्चों से अलग है। ये बातें आन भी सुन रहा होता है। डॉक्टर कहता है इसके बारे में बताने के लिए शुक्रिया। हम यहाँ से जल्द ही रवाना होंगे जब जज यहाँ पे पहुँच जाएंगे। जब हम दोनों मिलेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। लिन ओके कह के फोन काट देता है। कुछ देर के बाद फैंग वहाँ पे पहुँच जाता है। फैंग कहता है ईडन गार्डन और ट्रेनिंग बेस को लॉ के अंदर रखा गया है। हम अभी लोगों को काउंट कर रहे हैं। 10 मिनट के बाद हम यहाँ से जाएंगे। ये सुन के डॉक्टर कहता है ठीक है। देन फैंग आन से कहता है वहाँ पे सब कुछ कैसा चल रहा है। देन वो सिनान को घूरने लगता है। अभी सिनान की आईज ग्लो कर रही होती है। फैंग कहता है 10 घंटे। ये सुन के आन परेशान होकर सोचने लगता है क्या लू फैंग का मतलब है कि 10 घंटे के अंदर सिनान कम्प्लीटली एक मॉन्स्टर में बदल जाएगा। आन सिनान का नाम पुकारता है, पर उसकी नजर किसी और पे थी। आन सोचने लगता है क्या सिनान लू फैंग को घूर रहा है। तभी सिनान कोल्ड वॉइस में कहता है तुम सब लोग मारे जाओगे। ये सुन के फैंग को घबराना चाहिए था, पर वो स्माइल कर रहा होता है। देन वो सिनान से कहता है कोई भी नहीं मरेगा, ह्यूमन से जिंदा बची रहेंगी। ये कह के फैंग वहाँ से चला जाता है। आन अभी सोच रहा होता है जब कोल्ड एक्सप्रेशन की बात आती है तो लू फैंग को कोई भी हरा नहीं सकता। देन आन सिनान को देख रहा होता है। तभी वहाँ पे आन को फिर से हवा की आवाज सुनाई देने लगती है। डॉक्टर कहता है ये बच्चा कितना वियर्ड है। फैंग कहता है उससे पूछताछ करने के लिए मैं किसी को भेजता हूँ। ये सुन के डॉक्टर कहता है तुम्हारे एफर्ट्स के लिए शुक्रिया। आन इधर उधर देखते हुए सोचने लगता है मुझे ये आवाज फिर से सुनाई दे रही है। अभी वो नोटिस करता है कि ये हवा की आवाज वेंट से आ रही होती है। तभी फैंग जेंटली लू फैंग का स्लीप खींचते हुए कहता है वो क्या है? लू फैंग सीलिंग की ओर देखते हुए कहता है क्या तुम वेंट्स के बारे में बात कर रहे हो? आन सर हिला के हाँ कहता है। डॉक्टर पूछता है क्या तुमने ये कभी भी नहीं देखा? आन पूछता है ये क्या करता है? डॉक्टर कहता है ये एयर सप्लाई करता है।
जब मैन सिटी बन रहा था तब मैग्नेटिक फील्ड कम्प्लीटली डिसअपियर नहीं हुआ था और तब ह्यूमन का इंडस्ट्रियल कैपेसिटी पीक पे था। बिल्डिंग्स को कॉस्मिक रेडिएशन और सोलर विंड से बचाने के लिए इनकी दीवारों को 4-5 गुना मजबूत बनाया गया था ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स के मुकाबले। इन बिल्डिंग्स को चारों तरफ से इनक्लोज्ड कर दिया गया है सिवाय इन वेंटिलेशन के, जिसके जरिए क्लीन हवा अंदर आती है। देन वो आगे कहता है एक बार आर्टिफिशियल मैग्नेटिक पोल्स बनने के बाद बहुत सारे वैरायटी बननी शुरू हो गई थी। डिस्पर्सर के बनने से पहले चारों तरफ इंसेक्ट थे। इस मेन सिटी में मौजूद वेंटिलेशन में 3 लेयर की फिल्ट्रेशन लगी हुई है, जिसके अंदर से कोई भी इंसेक्ट आ नहीं सकती। इसीलिए जब तक कि मेन सिटी गेट को कंट्रोल में रखा जा रहा है तब तक ये मेन सिटी एब्सोल्युटली सेफ है। देन वो कंप्यूटर के जरिए किसी को मेल करता है। देन वो कहता है पता नहीं इन्फेक्शन कहाँ से हुई, ये कोई भी सेंस बना नहीं रही है। इसके अलावा ईडन गार्डन में जितने भी बच्चे हैं वो सब लोग ठीक है। देन वो लू फेंग की ओर देखते हुए कहता है मुझे सुनने को मिला था कि एक लड़की ईडन गार्डन से कल भाग गई थी। फेंग कहता है मैंने इसके बारे में पूछताछ की थी, वो लड़की पूरी तरह से ठीक है। देन डॉक्टर कंप्यूटर में कुछ टाइप करने लगता है। फेंग उसे पूछता है क्या तुम अंडरग्राउंड सिटी बेस से कांटेक्ट कर रहे हो? डॉक्टर कहता है रिसेंटली बहुत सारी चीजें चल रही है, इसीलिए मैं थोड़ा घबरा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ नॉर्थ अमेरिका में मॉन्स्टर्स कितनी फैल चुकी है, पर इन 2 बेसेस के बीच में एक इमरजेंसी चैनल है जिसे मैंने भाग्य पर छोड़ दिया है और मैं उनका रिप्ले का अब और इंतजार नहीं कर सकता। इसके बाद वो सेंड बटन पे क्लिक करता है। आन नोटिस करता है कि उसने ये सेम फाइल दूसरे रेसिपिएंट को भेज दिया है और उसने नोट में रिसर्च इंस्टीट्यूट लिखा हुआ था। देन डॉक्टर लैपटॉप को क्लोज करते हुए कहता है ठीक है, मैं सारे इंस्ट्रूमेंट अरेंज कर देता हूँ। फेंग कहता है मैं सबसे पहले ईडन गार्डन चलता हूँ। इसके बाद वो तीनों रूम से बाहर निकलते हैं। जब वो लोग टी रूम पे पहुँचते हैं वहाँ पे 2 रिसर्चर एक दूसरे को किस कर रहे थे। उन लोगों को देख के वो दोनों रिसर्चर वहाँ से जाने लगते हैं। ये सब देख के लू फेंग थोड़ा कोल्ड वॉइस में कहता है आखिर उनकी डिसिप्लिन कहाँ गई? डॉक्टर कहता है मैं कुछ कर भी नहीं सकता, हम लोग जितनी रिसर्च करते हैं हम और भी ज्यादा डिसअपॉइंट होने लगते हैं। आगे कहता है तुम अपनी मिलिट्री डिसिप्लिन यहाँ पे नहीं दिखा सकते, कभी कभी मैं भी होपलेस फील करता हूँ। इसके बाद वो लोग अपने अपने रास्ते पे निकल पड़ते हैं। आन सोच रहा होता है मुझे अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए, मुझे कोई भी ऑर्डर या फिर इंस्ट्रक्शन नहीं मिली है। इसीलिए लू फेंग जहाँ जहाँ जाता है आन भी उसका पीछा करने लगता है, पर फेंग उसे कुछ भी नहीं कहता है। इसलिए आन सोचने लगता है इसका मतलब ये हुआ कि मैं लू फेंग को फॉलो कर सकता हूँ। देन वो फेंग को देखते हुए सोचने लगता है मुझे नहीं लगता है उसे इससे कोई परेशानी है। तभी फेंग उसे कुछ देते हुए कहता है ये रख लो। आन पूछता है ये बुक? फेंग कहता है मैं बच्चों को चेक करने के लिए जा रहा हूँ, तुम इस हॉल में रेस्ट करो। आन कहता है ठीक है। आन सोफे पे बैठ के उसका इंतजार कर रहा होता है। जब 4 बज जाते हैं तब वहाँ पे डॉक्टर आता है। वो एक जज को देखता है और उसे पूछता है बाकी लोग कहाँ पे है? वो जज कहता है कर्नल अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उन्होंने मुझे आपको काम में असिस्ट करने के लिए भेजा है। डॉक्टर कहता है ठीक है, मैं इस डिवाइस को पहले चालू कर देता हूँ। उसे देख के आन सोच रहा होता है क्या ये मेरा इमेजिनेशन है? मुझे हमेशा फील होता है डॉक्टर हमेशा हड़बड़ी में रहता है। तो डिवाइस को देख के जज कहता है क्या तुम्हारे पास बस एक ही डिवाइस है? डॉक्टर उसे कहता है कि और एक डिवाइस सिटी के मेन एंट्रेंस गेट पे लगी हुई है। सुन के जज हैरान होकर कहता है क्या इसका मतलब है कि इस एंटायर बेस पे बस 2 ही डिवाइस मौजूद है? ये सुन के डॉक्टर कहता है क्या तुम इसके कैपेबिलिटीज को मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हो? इस तरह के बड़े डिटेक्टर डिवाइस 2 ही काफी है। ये सुन के जज कहता है मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं, तुम पहले चलो। देन इस डिवाइस के जरिए हम बाकी के लोगों को धीरे धीरे स्क्रीनिंग करने लगेंगे। टेरिन कहता है क्या ट्रायल कोर्ट को बच्चों को ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है? डॉक्टर कहता है मुझे भरोसा है कि जज की आंखें काफी होगी इन्फेक्टेड लोगों को बाहर निकालने के लिए। तभी वहाँ पे लू फेंग पहुँच जाता है। वो कम्युनिकेटर के जरिए किसी से कहता है 5th, 6th और 7th फ्लोर में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, हमें कोई भी सस्पेक्टेड इन्फेक्शन नहीं मिला। डॉक्टर अपना काम कर रहा होता है। फेंग उससे कहता है मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर कहता है लाइट हाउस में बहुत सारे स्पेसीज सैंपल पड़ी हुई है, अगर गार्डन ऑफ ईडन में इन्फेक्शन हुआ तो मुझे डर है कि लाइट हाउस में भी इन्फेक्शन हो गया होगा। क्या मैं यूनाइटेड फ्रंट सेंटर पे अप्लाई कर दूं ट्रायल कोर्ट के जजमेंट के लिए? फेंग पूछता है तुम्हें मेरे लेवल की अथॉरिटी क्यों चाहिए? डॉक्टर कहता है तुम्हारे और मेरे पास सेम अथॉरिटी है।
फैंग कहता है हाँ तुमने सही कहा। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी अचानक से वो रुक जाता है और आन की ओर देखने लगता है। ये देख के आन जल्दी से अपने सोफे से उठ जाता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अभी डॉक्टर फैंग को पुकारता है। फैंग कहता है अब क्या हुआ? डॉक्टर कहता है 100 सालों पहले जब लोगों को चोट लग जाती थी तब उन्हें इन्फेक्शन होने का खतरा 30% रहता था और माइनर स्क्रैचेस होने पर भी उन्हें म्यूटेशन का ज्यादा खतरा नहीं था। पर जैसे जैसे साल गुजरते गए हालात और भी बदतर होने लगी, स्पेशली इस साल इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ रही है। देन वो परेशान होकर कहता है एक छोटे से पिन होल की तरह भी इंज्यूर्ड हो जाने से इन्फेक्शन होने का खतरा है। मुझे डर है अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हमारा जीन बदल जाएगा और हम एक डिफरेंट स्पीशीज में बदल जाएंगे। ये सुन के फैंग कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। देन डॉक्टर और भी ज्यादा परेशान होकर कहता है इस ईडन गार्डन में कोई भी मॉन्स्टर या फिर एलियन नहीं है, फिर भी इस बच्चे को इन्फेक्शन कैसे हो गया है? हमें अभी भी इन्फेक्शन का कोज पता नहीं चला है, पता नहीं ये कैसे स्प्रेड होगा। लाइट हाउस ने अभी भी वायरस को डिटेक्ट नहीं किया है, पता नहीं हम इसके अगेंस्ट कैसे खुद को डिफेंड कर सकेंगे। अगर ये चीज महामारी की तरह हमारे ऊपर टूट पड़ी, जो बच्चे सबसे कमजोर रहेंगे उन्हें सबसे पहले इन्फेक्शन होगा। ऐसी हालात में हम लोग क्या करेंगे? ये सुन के फैंग कहता है डॉक्टर जी तुम कुछ ज्यादा ही कांप रहे हो। देन वो आन के शोल्डर पे हाथ रख के उसे एलिवेटर की ओर ले चलता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि अभी आन लू फैंग के कार से उतर रहा होता है। आन उसे थैंक यू कहता है। आन उसे कहता है तुम्हें थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, तुम आज क्या खाने वाले हो? आन कहता है मैं खुद से खाना बनाने वाला हूँ। फैंग उसे पूछता है क्या तुम पोटैटो सूप पीने वाले हो? आन कहता है हाँ। फैंग कहता है क्या तुम्हें ये इतना पसंद है? आन कहता है हाँ मुझे ये पसंद है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कुछ और खरीद सकूं। फैंग कहता है आज रात में तुम्हें कुछ और ट्रीट दूंगा। ये सुन के आन पूछता है पर क्यों? फैंग कहता है मेरे पास हेट्रोजेनियस स्पीशीज लाने के लिए तुम्हारा थैंक यू। ये सुन के आन सोचने लगता है शायद वो ये इसीलिए कह रहा है क्योंकि मेरी वजह से उसने सिनान को नोटिस किया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें सुपरमार्केट दिखाया जाता है। अभी आन फैंग के साथ वहाँ पे पहुँच चुका था। आन नोटिस करता है कि वहाँ पे फ्रोजन बीफ का रेट बहुत ही ज्यादा था। वो उस मीट को खरीदने के लिए हेजिटेट कर रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था। पर तभी फैंग बिना किसी हेजिटेशन के अपना कार्ड स्वाइप करता है। आन सोचने लगता है उसने बहुत इजीली कार्ड को स्वाइप कर लिया। वाओ ये नंबर बहुत लंबा है। उसका अकाउंट बैलेंस देखने के बाद आन को अभी उन दोनों के बीच गैप नजर आ रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अभी आन खाना पका रहा होता है। खाना बनाने के बाद आन एक चीज नोटिस करता है। फैंग उसे पूछता है तुम्हें क्या हो गया? आन कहता है ऐसा लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खाना बना लिया है। फैंग कहता है क्या तुमने ज्यादा खाना बना लिया? देन वो खाना देखते हुए कहता है हाँ तुमने कुछ ज्यादा ही बना लिया है। आन सोचने लगता है मैंने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे डाल दिए थे और मैंने पानी भी बहुत सारा डाला था, अब मुझे क्या करना चाहिए? देन वो फैंग से कहता है क्या मैं कोलिन को यहाँ पे बुला लूँ खाना खाने के लिए? ये सुन के फैंग उसे घूरने लगता है। आन सोचने लगता है उसे शायद ये आइडिया पसंद नहीं आया। फैंग उसे कहता है सेरिंग 3202 में रहता है, तुम उसे कुछ खाना दे सकते हो। ये सुन के आन कहता है ठीक है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है वो सेरिन का डोरबेल रिंग कर रहा होता है। सेरिन कमरे से बाहर निकलते हुए कहता है ओह ये तुम हो? आन उसे खाना देते हुए कहता है मैंने सूप बनाया था इसीलिए मैं तुम्हें कुछ सूप दे रहा हूँ। सेरिन कहता है तुम्हारा थैंक यू, मैं अभी अभी डिनर के लिए जाने ही वाला था। आन कहता है यू आर वेलकम। सेरिन उसे पूछता है पर तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? शायद कर्नल को ये पसंद आ जाए। ये सुन के आन सोचने लगता है अब वो उसे क्या रिप्लाई देगा। कुछ सेकंड के बाद आन कहता है कर्नल के पास ऑलरेडी है। ये सुन के सेरिन कहता है ओह मैं गेस कर रहा था, तो क्या कर्नल ने तुम्हें बताया कि मैं यहाँ पे रहता हूँ? आन सर हिला के हाँ कहता है। सेरिन उसे कहता है तुमने मुझे सूप दिया है, इसके बदले में मुझे तुम्हें कुछ तो देना चाहिए, तुम प्लीज मेरे साथ अंदर चलो। ये सुन के आन सेरिन के कमरे में जाता है। सेरिन ड्रॉ से कुछ चॉकलेट निकालता है और आन को खाने के लिए देता है। इसके लिए आन उसे थैंक यू कहता है। सेरिन उसे पूछता है तुम कौन से फ्लोर पे रहते हो? आन उसे अपना रूम नंबर बता देता है। सेरिन कहता है ओ माय गॉड क्या कोइंसिडेंट है। तभी आन को फिर से जोरों से हवा की आवाज सुनाई देती है।
सेरीन कहता है ओरिजिनली देखा जाए तो वेंटिलेशन पाइप हमेशा बंद होके रहती है, पर समर सीजन के दौरान ये खुल जाती है तेज हवा की वजह से। दौरान इनमें से बहुत ही तेज आवाज सुनाई देती है। देन वो आगे कहता है इस तेज आवाज की वजह से मेन सिटी में रहने वाले लोग सही से सो नहीं पाते हैं, पर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। देन वो आगे कहता है कर्नल ने तुम्हें कंफर्ट दे दिया होगा। ये सुन के आन सोचने लगता है मुझे कभी भी डर नहीं लगा, ना कि मुझे उसके कंफर्ट की जरूरत है। वैसे भी लू फेंग ने कभी भी मुझे कंफर्ट नहीं किया है। आन उसे कहता है उसने ये कभी नहीं किया। सेरीन कहता है शायद वो भूल गया होगा। अभी आन के मन में ये ख्याल चल रहा था कि सेरीन को लगता है कि लू फेंग बहुत ही ज्यादा काइंड है। शायद वो मेरे और लू फेंग के रिलेशनशिप के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है वो अपने घर पहुंच चुका था। अभी फेंग उसका इंतजार कर रहा होता है। फेंग ने उसके लिए खाना भी परोस दिया था। आन सोचने लगता है क्या उसने ये टेबल प्रिपेयर किया था। फेंग उसे पूछता है क्या तुम इतना खा सकोगे। आन कहता है मैं नहीं खा सकूंगा। ये सुन के फेंग उसे कहता है तुम बेस के रिसोर्सेज को इस तरह से वेस्ट नहीं कर सकते। ये सुन के आन कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। वो जैसे तैसे करके वो सूप पी जाता है। खाना खत्म करने के बाद वो सोचने लगता है ग्रेट, फाइनली मैंने ये खत्म कर ही लिया। तभी फेंग उसे सूप परोसते हुए कहता है तुम्हें ये कंटिन्यू करना चाहिए। आन बिना कुछ बोले उस सूप को पीने लगता है। अभी वो सोच रहा होता है चाहे ये सूप कितना भी डिलीशियस क्यों ना हो, खाने की भी एक लिमिट होती है। अब मैं और नहीं खा सकता। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।